नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। नोटबंदी अंधों का हाथी, ये सिर्फ हमारी इस प्राइम डिबेट का शीर्षक नहीं है। मोदी सरकार के आज से ठीक एक साल पहले लिए गए ऐतिहासिक फैसले की हकीकत भी है। नोटबंदी के मामले में पूछिए तो राजनेताओं से लेकर जनता तक इस फैसले की एक ही परिभाषा है, काले धन पर रोक लगाने के लिए लिया गया फैसला। बाकी नोटबंदी से आम जिंदगी में क्या बदलाव आए, कितनी बदल पाई देश की अर्थव्यवस्था, नकदी पर चलने वाला ये देश क्या हो पाया कैशलेस, नोटबंदी के इस फैसले के इर्द गिर्द खड़े इन सारे मुद्दों के बरक्स हम बीता एक बरस देखेंगे तो नोटबंदी पर हुए बवाल, इस फैसले के साथ खड़े सवाल और ठीक साल भर पहले हरे और तिजोरियों में भरे नोटों की रवानगी। 2000 के नोट के साथ इस देश की करेंसी में आई पिंक क्रांति पर भी होगी बात। लेकिन ये भी इस पर बात करेंगे कि आखिर जो भी व्यक्ति है वो नोटबंदी को समझ किस तरह से रहा है या भोग किस तरह से रहा है, मुश्किलें किस तरह से लोगों की हैं या फिर खुशहाल हुआ लोगों का जीवन, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पंक्ति के इस बयान को देश ने नाम दिया नोटबंदी, और इस फैसले के साल भर बाद तक देश में इस फैसले की अपने अपने ढंग से व्याख्या की जाती रही। नोटबंदी, जनता ने इस फैसले की तर्जुमानी बैंक में लगी उम्र से लंबी इन कतारों में की। सरकार ने तर्जुमानी की कि अर्थव्यवस्था के लिए लिया गया कड़ा फैसला है ये। विपक्ष ने कहा एक मच्छर मारने के चक्कर में पूरा घर जला डाला। व्यापारी ने नोटबंदी का तर्जुमा गुस्से और विरोध की शक्ल में किया। इनमें एक बड़ी आबादी वो भी है जो नोटबंदी के इस ऐतिहासिक फैसले के साल भर बाद भी इसे जानने समझने के लिए और वक्त चाहती है। ये वो तबका है जो प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ खड़ा सरकार का ही वो सनातन वाक्य दोहरा रहा है कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। रातों रात केवल ऐतिहासिक फैसले होते हैं, सुखद नतीजे वक्त लेते हैं। 2 नंबर के धंधों पर रोक लगी है, काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगी है। कुछ प्रारंभ में तकलीफें रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सारा मामला सेटल हो गया है और इसके फायदे मिलना शुरू हो गए। अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। जो कारण बताए गए थे कि इससे काला धन पर अंकुश लगेगा, आतंकवाद पर अंकुश लगेगा, फेक करेंसी पर अंकुश लगेगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हालांकि नोटबंदी के बाद बदलाव केवल डॉलर की साइज में आ गए इन नोटों की शक्ल में ही नहीं हुआ। देश की 86% करेंसी बाहर हो जाने से लोग किफायत करना भी सीख गए। शहरों में प्लास्टिक मनी पर जोर बढ़ा। हालांकि इंडिया के इस डिजिटलाइजेशन की दुकान से लेकर उन छोटे कारोबारियों को हुआ जो इस बदलते भारत के साथ कदम ताल नहीं कर पाए थे। घर की बचत को झटका लगा क्योंकि नोटबंदी में अपनी जमा पूंजी उजागर कर देने के बाद गृहिणियां फिर सेविंग की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बहुत परेशानी हुई थी, लाइनों में लगना पड़ा था जो कि बहुत मुश्किल था। बीच बीच में से टाइम निकाल के और महीनों मशक्कत करनी पड़ी थी। और हमारा खुद का पर्सनल जो काला धन था ना, जो हमने जोड़ के रखा था, वो पूरा बेकार हो गया, पतियों की निगाह में आ गया। किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट नुकसान होते हैं, लेकिन अगर डीमोनेटाइजेशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेंगे तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक निहायत ही पॉजिटिव डिसीजन था। बीते साल 8 नवंबर को दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के फैसले के पीछे 3 कारण थे। पहला, काले धन पर रोक, दूसरा, जाली नोटों की समस्या को जड़ से खत्म करना, और तीसरा, आतंकवाद के आर्थिक स्रोत पर पूरी तरह पाबंदी। 1 साल बाद इस फैसले से मजदूर, व्यापारी, किसान, कारोबारी, छात्र, किसको क्या मिला, ये मंथन तो अपनी जगह है। फैसले के साल भर बाद सवाल ये भी है कि जिन वजहों के साथ नोटबंदी का ये फरमान आया था, उन वजहों पर क्या ये फैसला कारगर साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, भोपाल।
तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कितना बदलाव आया, क्या लोगों में खुशहाली हो गई, लोग आदी हो गए, डिजिटल हो गया एमपी और बाकी सारा देश। इस पर बात करेंगे। सभी दो मेहमान हैं हमारे साथ, उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं दीपक विजयवर्गीय, मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है दीपक जी का। और दूसरी मेहमान हैं पायल मिश्रा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पायल जी का भी स्वागत। दीपक जी, सबसे पहले आपसे कि अब तो भ्रष्टाचार मिट गया होगा, क्योंकि लाइन यही थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मिटा होगा एमपी में भ्रष्टाचार नोटबंदी से? देखिए, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की जो घोषणा की थी, उसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि है। आप ध्यान करें, 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले 3-4 वर्षों में 2011, 12, 13, 14 में लगातार सारे देश में आवाज थी आम जनता की, देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में लगातार काला धन बढ़ रहा है, आतंकवाद की भी समस्या थी। उसके पीछे कहा जाता था कि फेक करेंसी का भी रोल है और काले धन का भी रोल है। तो इन सारी समस्याओं के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत थी। और खाली 2011-12 की बात नहीं, मैं समझता हूं कि आप बहुत पीछे जाएंगे, वीपी सिंह के दौर में जाएंगे। अभी क्या हुआ? आपकी नोटबंदी की बात हुआ क्या? पृष्ठभूमि तो पिछले कई दिनों से इसी पर बात हो रही है। अभी क्या बदला एमपी में? देखिए, अगर आप सीधे सीधे जाएंगे तो मैं 2 लाइन में अगर कम शब्दों में पूछना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि आम लोगों के लिए, चाहे वो घर का लोन हो, चाहे वो व्यवसाय का लोन हो, 1% कम हो गया है। जिन लोगों को 9.5% पे मिल रहा था, अब 8.5% पे मिल रहा है। ये बहुत बड़ी राहत है किसी भी मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय या व्यापारिक वर्ग के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स के रिटर्न, जो पिछले साल तक 2 करोड़ 23 लाख लोग जमा करते थे, आज 2 करोड़ 80 लाख लोग जमा कर रहे हैं। तो 25% ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। मतलब जो 25% लोग जिनके पास पर्याप्त आमदनी थी और रिटर्न नहीं जमा करते थे, चोरी करते थे, मतलब हम उनको चोर नहीं कहना चाहते, लेकिन इस देश की जो आदतें 70-80 सालों में बिगड़ी हुई थी, उसको हम रेगुलेट करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होगा। पायल जी, इनकी मजबूरी है, दीपक जी की राजनीतिक पार्टी के, बीजेपी के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है ये उस तरह से बात करेंगे। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हम आंकड़ों पे नहीं जाएं, सीधे तौर पे कितना फायदेमंद रहा है या कितना नुकसान दे रही है ये नोटबंदी वाला फैसला? सर, जैसे अगर देखा जाए तो जब ये रेगुलेशन आया था इंडिया में, उस टाइम पे लोग वाकई में बहुत घबरा गए थे कि क्या होना है उनके साथ। कैश ट्रांजैक्शन एकदम से बंद हो गए थे, लोगों को लग रहा था। इनिशियली प्रॉब्लम आई थी, पर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप रेगुलेट होती गई। बैंकिंग ट्रांजैक्शन को जो नॉर्मल इंसान होता है वो ये सोचता है कि बैंक में हम क्यों जमा करें, अपने पास इंसान पैसा जमा करके रख लेता था। तो उन्होंने धीरे धीरे बैंकों को प्रमोट करना स्टार्ट किया, यानी अल्टीमेटली जितना भी कैश घर में रखा था या कहीं और रखा था, उन्होंने सारा का सारा बैंकों में पहुंचाना स्टार्ट किया। कम से कम सरकार को ये तो पता चला कि इंडिया में एक्चुअली में लोगों के पास चोरी रुकी होगी, आपको लगता है इससे? क्या टैक्स की जो चोरी है, कर की जो चोरी थी, हाँ जी, उस पर लगाम लगी है इससे? बिल्कुल लगी है सर। जब लोगों का पैसा सरकार को पता पड़ा, बैंकों में आया, रिटर्न शो करना पड़ा, रिटर्न में भी पूरा का पूरा पैसा आया, तो जब अल्टीमेटली पूरा पैसा दिख रहा है तो सरकार को तो पता पड़ ही रहा है ना सर उस पर कितना टैक्स है, तो उनको टैक्स भी जमा करना पड़ा उसके ऊपर। दीपक जी, आप बात कर रहे थे डिजिटल हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा, जिस वक्त अनाउंस किया आप, मतलब आपकी पार्टी ने, वो तो कुछ दिखता नहीं। अभी भी जो लोकल परचूनी है वो आपसे नगद ही मांगता है। लोकल जो दुकानदार कुछ दिन जरूर डर गए थे और पान की दुकानों में तक तमाम तरह के डिजिटल पेमेंट के बोर्ड उन्होंने लगा दिए थे। ये सारे जो साधन है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो या सारी दूसरी बातें हों, वो इस कैशलेस की तरफ बढ़ रहे थे। कैशलेस की तरफ जो जाने की इच्छा भी है वो इसीलिए है कि इस देश में एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो। हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं तो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी फिनलैंड की तरह, नॉर्वे की तरह, डेनमार्क की तरह ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, यहाँ का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री भी बस में चले, लेकिन अपनी आमदनी नहीं बताना चाहते। तो ये दो मुही बातें नहीं चल सकती। अगर इस हिंदुस्तान को बदलना है तो सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये। मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। मुकेश जी, 1 साल होने को आया नोटबंदी को लेके, बीजेपी दावा कर रही है कि रुक रहा है करप्शन, बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं और जो कर चोरी है वो रुकी है। आपकी पहली टिप्पणी, आपको लगता है कि एमपी में अमनो अमान बहाल हुआ है नोटबंदी के बाद? देश का आर्थिक चक्र बिल्कुल चकनाचूर हो गया। आप देखिए, ये कागजी आंकड़ों की बात अलग है, आप मैदानी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे तो पूरे देश का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। फुटकर व्यापारियों को 40% का नुकसान हुआ है।
किसी बाजार में चले जाओ, आज फुटकर व्यापारियों की जो हालत है वो इतिहास में कभी नहीं रही जो आज हालत है। इन्होंने कहा था आतंकवाद कम होगा, इन्होंने कहा था काला धन आ जाएगा, इन्होंने कहा था कि तस्करी कम हो जाएगी। रोज सीमाओं पर से सैनिकों की लाशें घरों में लौट रही हैं। कौन सा आतंकवाद कम हुआ, कौन सा कितना काला धन आया, आज तक सरकार नहीं बता पाई। अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई कि टोटल कितनी करेंसी बैंकों में जमा हुई। लगभग 86% नोट इन्होंने रात में बंद कर दिए देश के, और लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा कर दिया। किस तरह की सामूहिक लूट बैंकों के द्वारा की गई है। और अभी सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हो रहा है। इतनी जटिल प्रक्रिया है नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, टैक्स भरने की, दुनिया भर की चीजों की, कि पूरा व्यापारी अपने आप को चोर समझने लगा है और सरकार कोतवाल बनकर बैठ गई है। आमतौर पर देश का व्यापार जब ठप होता है, लेकिन मुकेश जी आपकी बात से ऐसा ध्वनित हो रहा है कि लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं आपको जीत नहीं मिली। यानी लोगों ने ऐसा नहीं कि आपको तत्काल बीजेपी को नकारा हो, बीजेपी जीती है बहुत सारे उपचुनाव उसके बाद। देखिए प्रवीण जी, जो नोटबंदी का वास्तविक असर है अब, और जीएसटी का जो वास्तविक असर है वो अब आना देश में शुरू हुआ है। धीरे धीरे आप देखिए जीडीपी को लॉस हुआ है, जीडीपी को लॉस हुआ है, व्यापारियों को लॉस हुआ है, देश का आर्थिक चक्र बिगड़ा है, पूरा लेन देन बिल्कुल चकनाचूर हो गया है पूरे देश का। और क्या हाल, महंगाई बढ़ी है देश में, हर चौतरफा इसका विपरीत असर पूरी भारत की जनता को देखना पड़ रहा है। देखिए नोटबंदी जब इतना बड़ा फैसला लिया था, उसके बाद जो इन्होंने जीएसटी को लागू किया देश में, उसके इंटरनल जो क्रिएशन है, उसकी जो औपचारिकताएं हैं इतनी जटिल हैं कि साधारण व्यापारी को आज तक समझ में नहीं आ रही है। क्या हाल है, आप देखिए डायमंड इंडस्ट्री का, क्लॉथ इंडस्ट्री का, फुटकर व्यापार का, प्रोडक्शन का, ट्रेडिंग का, चौतरफा देश को नुकसान हुआ, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। दीपक जी, मुकेश जी बहुत गंभीर बात कर भी रहे हैं और कुछ हद तक मैं उनसे सहमत भी हूं कि वो एक अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है लोगों के मन में। व्यापारी वाकई अभी भी परेशान है। आप खुद प्रयोग की पोजीशन में, कई बार आप प्रयोग कर देते हैं बहुत सारे नियमों को लेके, तो ये कब आपने ठीक से होमवर्क किया नहीं और थोप दिया? नहीं, निश्चित तौर पर सारा होमवर्क किया गया है, लेकिन नियम और विनियमों में जो बदलाव की आप बात करते हैं, कोई भी सरकार जब फैसला करती है तो राष्ट्र हित में करती है और जनता की सुविधा के लिए करती है। अगर किसी नियम या विनियम के आने से जनता को कोई असुविधा है और सरकार उसमें बदलाव करती है तो उसको तो स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है। हमारी कोई कांग्रेस की तरह की सरकार नहीं है कि 20-20 साल तक कोई फैसला नहीं करे, लटका के फाइलों में पटके रहें और फैसला हो जाए फिर उसमें बदलाव भी ना करें। तो हमारी बहुत काम करने वाली सरकार है, हम फैसला भी लेते हैं, अगर हमको लगता है कहीं कोई कठिनाई है तो बदलाव भी करते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि मुकेश नायक जी जो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो केवल कांग्रेस पार्टी की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है और वो इंतजार करें, बहुत जल्दी बेनामी संपत्तियों के ऊपर भी हमला होने वाला है, तो जो बची खुची कांग्रेस की अर्थव्यवस्था है वो भी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन आम आदमी की बात है और व्यापारी की बात अगर वो करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, उनको चौक बाजार में चले जाएं और इस साल के आंकड़े देख लें, व्यापारी से अलग से पूछ लें भैया कि पिछले साल क्या स्थिति थी, इस साल क्या स्थिति थी। निश्चित तौर पर सारी जगह सकारात्मक स्थितियां हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता, बहुत सारे व्यापारी कहते हैं कि उनकी दिवाली पिछले साल की तुलना में बहुत काली रही। जो लोग काले धन का व्यापार करते थे, जो लोग 2 नंबर का काम करते थे, निश्चित तौर पर उनको परेशानी होनी है क्योंकि उनको रेगुलराइज होने की जरूरत है। अब जो लोग 30% टैक्स नहीं देते इनकम टैक्स का, या जीएसटी, या उसके पहले जो वेट है, या उसके पहले जो सेल टैक्स चलता रहा है, सेल टैक्स को नहीं देते हैं, अब उनको जब टैक्स देना पड़ेगा तो उनको दिक्कत होगी। अब जिसको चोरी करने की आदत है उसको अगर रेगुलराइज किया जाएगा तो पायल के पास चलें, उससे पहले हम एक बार फिर मुकेश जी के पास चलेंगे। मुकेश जी, दीपक जी ये कह रहे हैं कि जिनको भी यदि नोटबंदी का विरोध कोई कर रहा है तो वो चोर है, मतलब वो जो टैक्स चोरी करता है सिर्फ उसे ही नोटबंदी पसंद नहीं आ रही है। आपकी जानकारी में कुछ व्यापारी हैं लोकल जो अच्छे हों, जो ठीक से व्यापार कर रहे हैं, फिर भी नोटबंदी उनको परेशान कर रही है? अरे प्रवीण जी, आप एक कैमरा लेके कल दिन भर बैरागढ़ में व्यापार होता है, चौक में व्यापार होता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां जाएं और व्यापारियों से डायरेक्ट बात करके जरा कल आप अपने चैनल पर दिखाएं
तो किस दुनिया में विजयवर्गीय जी रह रहे हैं, इन्हें पता लग जाएगा देश की वास्तविक स्थिति। ये 15 साल से शासन में है, इन्हें मद चढ़ गया है, अहंकार में डूब गए हैं, ये कोई वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। 12 तारीख को चित्रकूट का रिजल्ट आएगा, इन्हें पता लग जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। किसान कितना परेशान है, किसान देहातों में आप जाकर कैमरा किसानों के चेहरे के सामने लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। इन्होंने जो नई खरीद का किसानों का जो अभी पॉलिसी लागू की है, पूरे किसानों को लूट लिया गया है। कौन सा समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है? जरा पायल की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा मुकेश जी आपके पास फिर से। पायल जो कह रहे हैं मुकेश नायक जी, वो आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि प्रक्रिया इतनी जटिल है क्या वाकई? अब तक 1 साल हो गया, आपके पास लोग आते होंगे तो वो खुद से फाइल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, कुछ ऐसी मुश्किलें आपके पास आती हैं दिन भर? सर, हमेशा से जैसा चला आ रहा है ऐसा कुछ चेंजेस तो था नहीं। रही बात अगर जीएसटी की, सर हर साल इनकम टैक्स में भी साल में 2 बार अमेंडमेंट्स आते हैं, उसको भी लागू करने में इंसान को टाइम लगता है। सर जीएसटी तो पूरा का पूरा नया एक्ट आया है, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, इन सबको मिला के अगर एक नया बिल आया है, एक बिल पास हुआ है, तो सर जाहिर सी बात है टाइम लगेगा लोगों को समझने में। सर इनकम टैक्स भी आप आज बोलेंगे तो आधे लोग को शायद तब भी नहीं समझ आएगा। इनकम टैक्स तो 1961 का पास हुआ है, जीएसटी तो अभी आया है सर जुलाई 2017 में। नहीं तो व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ रही, जैसे हम लोग भी देखते हैं। मैं मुकेश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं और बहुत हद तक राजनीतिक नहीं है उनकी बात, वो हकीकत बयान ही कर रहे हैं। व्यापारी परेशान है, व्यापारी नाराज भी हैं, और भले ही वो राजनीतिक तौर पे किसी फ़ायदा किसी नुकसान हो ये अलग मसला है, लेकिन व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कितने टैक्स भरने हैं, किस तरह से करना, जीएसटी और जीएसटी के पहले भी, और नोटबंदी को लेके भी उनको मुश्किल आई है। तो आपका तो सरोकार होता होगा, आपको ऐसे कुछ महसूस करती हो आप? सर रही बात व्यापारियों को परेशानी की, जीएसटी भी सर नोटबंदी की तरह एक दिन में नहीं आया, रातों रात नहीं आया। जीएसटी सर पिछले 3-4 सालों से पता था लोगों को कि जीएसटी आने वाला है। अगर व्यापारियों को लग रहा था कि उनके ऊपर जीएसटी लागू होगा तो वो थोड़ा तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते उस चीज के लिए। और रही बात अगर लोग पहले से प्रिपेयर नहीं भी हो पाए तो सर कोई भी, अगर घर में भी हमारे घर में हम कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं, कुछ भी करते हैं सर, तो पहले उसकी मैनुअल पढ़ते हैं, उसको पहले समझते हैं, उसको कैसे चलाया जाता है, तब उसको ऑपरेट करते हैं। यही बात सर जीएसटी की है। अगर हमारे ऊपर कोई नया सिस्टम लागू हुआ है तो रैदर देन अपोजिंग इट, उसको अपोज करने की शहरी व्यक्ति तो समझ जाएगा, ठीक है, शहरी व्यक्ति से हम उम्मीद भी करते हैं। अब जो बाकी जो व्यक्ति है शहर का भी, वो व्यक्ति, वो तबका जो बहुत ज्यादा डिजिटल नहीं है, बहुत ज्यादा हाईटेक नहीं है, वो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है इस तरह की। सर ये सिस्टम तो सर्विस टैक्स और एक्साइज सर में था, जो एग्जेम्पशन लिमिट थी सर पिछली बार एक्साइज में भी थी, सर्विस टैक्स में भी थी। वही चीज उन्होंने जीएसटी में भी लगाई है कि एक एग्जेम्पशन लिमिट है कि जिस लिमिट के अंदर लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है, जिस लिमिट के अंदर लोगों को टैक्स ही नहीं भरना है। सर वही लिमिट तो जो सर्विस टैक्स में थी वही जीएसटी में भी आई है। ठीक है, आम लोगों के सरोकार की बात करते हैं, फिर दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, बहुत सारे दावे किए थे आपने, आज मैं पहली बार सहमत हूं मुकेश जी की बात से कि वो राजनीतिक कम और ये ज्यादा लग रहा है कि हाँ वो कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को इत्तेफाक भी होगा और आरोप कम दिख रहा है उनके लहजे में। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने दावा किया था काला धन बाहर आ जाएगा, बहुत सारा काला धन देश में आएगा। अभी तक आप लिस्ट नहीं बता पा रहे हो कि कितने लोग हैं या क्या जो सूरत है वो बदली। एक और दावा आपका था कि साहब ये आम आदमी को बड़ा जीत की तरह लगेगा, आम आदमी के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। अभी तो मैं सहमत हूँ कि किसान और आम आदमी की ज़्यादा रीढ़ टूटी है इस पूरे मसले से, बजाय बड़े कारोबारियों के। देखिए, ऐसा है कि कई बार मीडिया भी विपक्षी डौ में बह जाता है और गलत परसेप्शन के ऊपर अपनी हाँ लगाने लगता है। तो मेरा निवेदन मीडिया से भी है कि या तो आप जनादेश को देखें या कानून को देखें और उसके बाद कोई बात करें। मेरा निवेदन यह है कि मुकेश नायक जी तो अपनी बात करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी की सारी व्यवस्थाएं हम लोग से व्यापारी मिलते हैं और नाराजगी दिखाते हैं कई व्यापारी। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि किसी को भी जो इरेगुलर व्यापार कर रहा होगा, जो टैक्स नहीं दे रहा होगा, सपोज आप ही करें या मैं ही करूं, अगर 100 रुपए पे मैं मुझे 10 रुपये या टैक्स देना था या 12 रुपये टैक्स देना था, मैं नहीं दे रहा था। अब मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी जाना है या वकील के पास भी जाना है, उसकी फीस भी देना है, टैक्स भी देना है और वो सरकार के खजाने में जमा होना है। तो बुरा लगेगा जिसकी जेब से जाएगा। कांग्रेस पार्टी इन सारी चीजों को होने दे रही थी। देखिए, इस देश के अंदर 125 करोड़ लोग हैं और अच्छी सुविधाओं के साथ केवल 20-25 करोड़ लोग रहते हैं। 100 करोड़ लोग आज भी बहुत आर्थिक दुरावस्था में हैं और इसलिए हैं क्योंकि सरकार उनके
पक्ष में बहुत सारे फैसले कर नहीं सकती। कर क्यों नहीं सकती? क्योंकि सरकार के पास उतना रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को टैक्स नहीं मिलता। टैक्स क्यों नहीं मिलता? क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है। अब ये सारी बातों के लिए केवल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार रही है। हमने एक बड़ा कदम उठाया है और उसका पहला सबूत यह है, पहला सबूत यह है कि 25% जो इनकम टैक्स के रिटर्न बढ़े हैं, इसका मतलब है कि वो सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, वो सारे लोग काले। लाऊंगा आपके पास, पहले मुकेश जी का जवाब लेते। मुकेश जी, बहुत व्यवस्थित तरीके से दावा है, बीजेपी ने बहुत व्यवस्थित कर दिया चीजों को और आप करप्शन को बढ़ावा देते हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, ये आरोप है उनका। मुझे एक चीज बताओ आप, 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था चकनाचूर हुई, जिस तरह से लेन देन चकनाचूर हुआ, आज सहकारी बैंक में चले जाओ, लोगों ने जो अपने पैसे जमा किए हैं वो पैसे निकालने के लिए बैंक के पास पैसे नहीं है। आज अभी बैंक की बात हो रही थी, मैं रायपुरा एक ब्रांच का बता दूं, मैं अभी 15 दिन पहले रायपुरा ब्रांच का मैंने दौरा किया। वहां पर किसान खड़े थे, अपने चेक लिए हुए खड़े थे, कम से कम 200 किसान खड़े थे जिनके पास चेक थे। वो कह रहे थे कि इन्होंने चेक दे दिया लेकिन हमारे खातों में ट्रांसफर नहीं किए पैसे। जब ब्रांच मैनेजर से मैंने बात की तो ब्रांच मैनेजर ने हमसे ये कहा कि बैंक के पास पैसे नहीं है, अब खरीफ की फसल के जो क्रेडिट कार्ड के पैसे थे इसलिए हमने चेक भले दे दिया पर इनके खातों में पैसे डालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये हाल है, मैदानी हकीकत ये है। जो किसान अपना अनाज लेके बाजारों में जा रहा है, मुंह मांगे दामों पर व्यापारी उससे खरीद रहे हैं। ये कह दें, टेलीविजन पे सब बहुत बड़ा चैनल है आपका, मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्तर के बहुत लोग ये चैनल देखते हैं, ये विजयवर्गीय कह दें कि इनकी सरकार ईमानदार है और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, मैं मान लूंगा। क्या या किसी गांव में जाके मेरे साथ चले, वहां बोल दें किस काम का पैसा नहीं लग रहा आपकी सरकार में, रेवेन्यू किस काम का पैसा नहीं लग रहा, जिसके पास पैसे हैं उसी का काम हो रहा। आपके विधायक परेशान हैं, आपके विधायक चिल्ला रहे हैं, आपके विधायक परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुन रही है। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी को सारी दिक्कतें दिखाई दें क्योंकि उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जाती कि बहुत अच्छी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, या नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह से बहुत ज़्यादा दक्ष व्यक्ति हैं, या उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयले घोटाला जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ के घोटालों को खत्म कर दिया है और 3 साल में सरकार के कामकाज के बाद भी कोई उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी की विरासत वाले मुकेश नायक जी अगर हमारी भाजपा की दक्षता के ऊपर कोई उंगली उठाते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है वो निश्चित तौर पर जनता के हित में किया है। और जब इतना बड़ा आर्थिक फैसला जो 50 साल पुरानी समस्या के लिए है, मैंने जब बात शुरू की थी आपको ध्यान होगा 1973 में इस देश में एक बड़ा नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। 1973 को हो गए 44 साल। वो क्या आंदोलन था कि देश में काला धन बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चलिए माफ कीजिए दीपक जी, माफ कीजिए, हमारे पास वक्त इतना ही है, हमारे पास वक्त इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और एक बात जरूर ये कहूंगा कि जो हमने अपने इस प्रोग्राम का शीर्षक रखा था कि अंधों का हाथी, जिसके सिर हाथ में जो हाथी का जो हिस्सा समझ में आ रहा है उस तरह से वो परिभाषित कर रहा है। किसी को पिलर की तरह दिख रही होगी नोटबंदी, किसी को पूंछ की तरह, रस्सी की तरह दिख रही होगी। इस तरह से अलग अलग तरीके से लोग नोटबंदी को परिभाषित कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि मुश्किलात हैं भी लोगों की तो वो जल्द दूर हों और ठीक तरह से जो आम स्थिति है वो बहाल हो जाए। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।